सर ये एग्रीमेंट में जाएंगे कैसे? इस एग्रीमेंट को अगर देखो, एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, एग्जाम के लिए तो ये जो सामने लिखा है वो जरूरी है, आपको पढ़ना है। क्लास में रेफरेंस दे रखा है, वैसे फिर से दे देता हूं। ये एक इनकम टैक्स इंडिया .gov.in वेबसाइट हो गई इनकम टैक्स की। हम इसमें इनकम टैक्स एक्ट भी पढ़ सकते हैं, होम पेज पे हम लोग। अगर आपको इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है, मान लीजिए अभी हम लोग सेक्शन 90 पढ़ रहे हैं, ये हमारे सामने सेक्शन 90 खुला हुआ है, बायलैटरल रिलीफ एग्रीमेंट विद फॉरेन कंट्री, सेक्शन 90 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसको बेयर एक्ट में देखना है तो देखिए यहां पर एक्ट है नीचे, ठीक नीचे मेरा कर्सर दिख रहा होगा आपको। एक्ट में चले गए, एक्ट में पहला एक्ट ही इनकम टैक्स एक्ट खुल रहा है, इसमें चले गए। जैसे करेंगे यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन दे रहे हैं, सेक्शन वाइज जाना है या चैप्टर वाइज जाना है, ठीक। तो सर चैप्टर तो 9 नंबर चैप्टर है इसका, इसका जो चैप्टर है इसका चैप्टर 9 है। एक्ट के अंदर जो चैप्टर है 9 है, 9 के अंदर 3 सेक्शन है। आप चैप्टर वाइज जाना चाहते हैं, ये देखिए सारे चैप्टर अरेंज हो गए। अब मैंने बोला चैप्टर 9, तो अगले पेज पे जाएंगे, यहां पे देखिए चैप्टर 9 डबल टैक्सेशन रिलीफ, ठीक। आपको चैप्टर वाइज जाना है, जैसे क्लास में पढ़ते हैं चैप्टर 6A 80C से 80U का डिडक्शन, यहीं कहीं पे आपको मिल जाएगा। देखिए चैप्टर 6A, तो चैप्टर के वाइज जाना है, चैप्टर वाइज नहीं सर सेक्शन वाइज चलते हैं। तो सेक्शन को क्लिक कर दीजिए, सेक्शन नंबर पूछेगा, नंबर आपको पता होना चाहिए, नंबर लिखिए, सर्च कीजिए, ऑफिस में आपको काफी हेल्प मिलेगी। सेक्शन 90 आ गया आपके पास। मैंने बोला 90A भी है जिसको हम लोग पढ़ते नहीं है। 90A क्या है? दो कंट्री के जो एसोसिएशंस होते हैं उनके बीच का एग्रीमेंट, पर्पस वही है, अवॉइड डबल टैक्स। बट ये दो नोटिफाइड एसोसिएशन है अलग अलग कंट्री, जैसे अभी आज के दिन इंडिया और ताइपाई का हो रखा है। ताइपे चाइना की एक अलग से, समझिए कि वो एक अलग से ऑटोनोमस कंट्री बोल के अलग से आइलैंड अलग हो रखा है। ताइपे करके कोई जगह है, उसके साथ एक एग्रीमेंट इंडिया का 90 कैपिटल ए के अंदर बिटवीन द टू स्पेसिफिक, एक कंट्री के स्पेसिफाइड एसोसिएशन दूसरी कंट्री के स्पेसिफाइड एसोसिएशन से एग्रीमेंट इंटर करते हैं 90A में। बट हम उसमें नहीं जा रहे हैं, 90 जा रहे हैं जो हमारा सिलेबस है। अब देखिए सेक्शन 90 में जो बातें यहाँ लिखी हुई हैं वही बातें हम अपने क्लास में पढ़ भी रहे हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट में इंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट में इंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट। तो ये बेयर एक्ट है, इसके अंदर फिर पता चलता है कौन सी लाइन कब ऐड हुई, और फिर ना एक्सप्लेनेशंस, जिसको एज अ बेयर एक्ट तो हम लोग क्लास में पढ़ते नहीं है। हम लोग तो क्लास में क्या पढ़ते हैं कि भाई सेक्शन 90 में किस तरीके का बेनिफिट एसएससी को मिलता है, किस पर्पस क्या है। पर्पस एग्जाम का थियरी क्वेश्चन है ये कि पर्पस टू इंटर एग्रीमेंट, ये पर्पस है। एग्जाम में आप ये पॉइंट लिख के आते हैं A, B, C और D, तो आपको मिलते हैं 5 मार्क्स। उसके लिए बेयर एक्ट थोड़ी ना देखते हैं। तो बेयर एक्ट में तो पूरा प्रॉपर वे में होता है, अरेंज्ड सब कुछ, इंक्लूडिंग क्लॉज, सब क्लॉज, नो सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, फिर एक्सप्लेनेशंस, फिर कोई रेफरेंस होगा, कब क्या चीज आई, कब क्या चीज हटी। उतना डिटेल में तो क्लास के लिए नहीं जाते एग्जाम के लिए, बट मैं कहता हूं इसको आप देख सकते हैं। बोला सर ये तो एक्ट की बात हो गई, एक्ट आपने देखना बता दिया, लेकिन अगर DTAA देखना है तो थोड़ा बाहर निकलिए। अब होम पेज में वापस, होम पेज में जाएंगे तो यहाँ देखिए इंटरनेशनल टैक्सेशन का एरिया है। अब यहाँ पे देखिए टैक्स ट्रीटी है, होम पेज में टैक्स ट्रीटी का ऑप्शन दिख रहा है, या ये साइड में अब देखिए अब आ गया इंटरनेशनल टैक्सेशन, इसके अंदर एडवांस रूलिंग DTAA, आप DTAA में चले जाइए, यही पेज खुलेगा। अब मैंने बोला एग्रीमेंट, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला एग्रीमेंट बहुत तरीके के होते हैं, बहुत तरीके के। तो देखिए यहाँ पे DTA टाइप में ऑल लिखा हुआ है, ऑल को क्लिक कर दिए तो 163 रिकॉर्ड्स हैं, अराउंड 163 डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ। सर कंट्री शायद 180 190 के आसपास है या उससे ज्यादा है, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन 180 तो सुनता हूं। यानी कहीं ना कहीं हम क्या कहते हैं कि जरूरी नहीं कि इंडिया का वर्ल्ड की बाकी सारी कंट्रियों के साथ एग्रीमेंट हो, अगर होता तो ये नंबर ज्यादा होते, 200 प्लस होते। अच्छा हमें ऑल में नहीं जाना है, अभी जो हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं दैट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट्स, जो क्लास में पढ़ रहे हैं सेक्शन 90 का एग्रीमेंट दैट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट। सिलेबस में जो है, जो क्लास में पढ़ रहे हैं, जो आप मान लो ऑफिस में कहीं पर आ गया ये फॉरेन रेमिटेंस 195 डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, तो उसके लिए कौन सा एग्रीमेंट देखेंगे? देखिए वैरायटी, इसमें एक इंपॉर्टेंट होता है कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट जो अभी एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, और जो नया आया है, मैंने जो कहा कि फ्यूचर में 1-2 साल में आप सुन सकते हैं कि सिलेबस में नई नई चीजें आ गई हैं, स्टडी में रिवाइज हो गया है, तो वो नीचे यहां पर है ये सिंथेसाइज्ड टेक्स्ट।
जो मैंने बोला कि OECD एंड G20 का प्रोजेक्ट चल रहा है टैक्स इवेजन को लेके, बिप्स एक्शन प्लान, उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आया एक्शन प्लान 15 में MLI बोल के, मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट, उसके अंदर पार्ट है कवर्ड टैक्स एग्रीमेंट। ठीक, तो मैं बात करूंगा उसकी। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर एक चीज है सिंथेसाइज्ड टेक्स्ट। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन पे, फॉरेन रेमिटेंस पे, तो ये चीजें आपके प्रैक्टिकली काम आने वाली है। अभी नहीं काम कर रहे हो, आगे काम करोगे। फॉरेन रेमिटेंस को अगर आप हैंडल करते हो या NR टैक्सेशन को, तो ये चीजें आपके काम आती हैं ऑफिस में। अब देखिए कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट, क्लिक कर दिया मैंने, रिफ्रेश हो गया पेज। अब मैं कंट्री DTAA जाना चाहता हूं US के साथ, तो अब नीचे मेरे पास ड्रॉप डाउन में सिलेक्शन मिलेगा, मैं US सेलेक्ट कर लेता हूं। US का एग्रीमेंट, कोई भी फेमस कंट्री, तुम इटली डालो, तुम भूटान डालो, हांगकांग भी है अभी रिसेंटली, वो भी आ जाएगा। ठीक है, अब US एग्रीमेंट को क्लिक कर दिया। तो क्लास में हमने क्या पढ़ा हुआ है, आर्टिकल फॉर रेसिडेंशियल स्टेटस को लेके। देखिए ये DTAA है US के साथ, 1961 के आसपास का है, बहुत पुराना। और सर जनरली एग्रीमेंट इंटर करने के बाद उसमें ना जो चेंजेस होते हैं, चेंजेस वो बड़ी मुश्किल से होते हैं। और US जैसी कंट्री के साथ एग्रीमेंट एक तो होना ही मुश्किल है, और हो गया तो फिर उसमें बात बात पे आप अमेंडमेंट्स नहीं करवा सकते, वो बहुत डोमिनेट करता है किसी भी कंट्री को वर्ल्ड में, है ना। तो सर 1961 तो एक्ट का रेफरेंस है, सॉरी सर इसमें है जैसे 1990। हालांकि नेगोशिएशन बहुत पहले से, मतलब मैंने जो ऐसा सुना है इसके बारे में, जितना भी मुझे नॉलेज है, US DTAA का जो नेगोशिएशन मीटिंग होनी स्टार्ट हुई थी और जो ये एग्रीमेंट फाइनलाइज हुआ 1990 के आसपास, 1990 के पास नोटिफिकेशन निकला, यानी उसके पहले कहीं ना कहीं एग्रीमेंट साइन हुआ होगा, फाइनलाइज हुआ होगा। जो मैंने सुना है अराउंड इसको फाइनलाइज होने में 25 से 30 साल लग गए। 25 से 30 साल तक लगातार मैटर डिस्कशन ऑन द टेबल रहा, तब जाके फाइनलाइज हुआ। तो ऐसे बहुत सारे DTAA एग्रीमेंट्स हैं जिनको नेगोशिएशन होने में टाइम लग जाता है, किसी में 8 साल, किसी में 7 साल। अब क्लास में हमने पढ़ा आर्टिकल फॉर रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंसी को लेके टाई ब्रेकर रूल। देखिए आर्टिकल 4 इसके अंदर है, ये देखिए रेसिडेंस को लेके, जैसे एक्ट में सेक्शन चलता है इसमें आर्टिकल बता रखा है क्लास में। एग्जाम के लिए कुछ भी याद नहीं करना, इसमें कौन सा आर्टिकल किस टॉपिक पे, हमें जाना ही नहीं। सर कितने DTAA है, जाना ही नहीं, जाना ही नहीं कि मैंने क्या कहा। एग्जाम में क्या होगा, यू हैव ए इनकम फ्रॉम कंट्री X एंड इंडिया हैज अ DTAA विद कंट्री X, इतना ही होगा एग्जाम में। लेकिन हमने क्लास में रेसिडेंशियल स्टेटस पे टाई ब्रेकर रूल पढ़ा अभी, वो इसमें यहां से निकल के आ रहा है। और क्या पढ़ा, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट आर्टिकल 5, नीचे देखिए आर्टिकल 5 परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। और क्या पढ़ा, आर्टिकल 7 बिजनेस प्रॉफिट्स, नीचे जाएंगे आर्टिकल 7 बिजनेस प्रॉफिट्स आएगा। शिपिंग से रिलेटेड हमने क्लास में बात की, तो मैंने बोला आर्टिकल 8 होता है, तो यहां देखिए आर्टिकल 8 है शिपिंग एंड एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट। ऐसे ही आप नीचे जाएंगे तो ट्रांसफर प्राइसिंग, एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस का कॉन्सेप्ट है, डिविडेंड का, इंटरेस्ट का, फी फॉर टेक्निकल सर्विस, रॉयल्टी। अब जैसे US में मैंने बोला फी फॉर टेक्निकल सर्विस नहीं है, वर्ड है फी फॉर इंक्लूडेड सर्विस। तो देखिए इंटरेस्ट का आर्टिकल, जैसे सेक्शन मिलते हैं यहाँ हेड वाइज नहीं है, यहाँ इनकम के नेचर वाइज आर्टिकल है। अब देखिए जैसे रॉयल्टी, अब देखिए रॉयल्टी एंड फी फॉर इंक्लूडेड सर्विस। कभी भी आप इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड इंटरव्यू देने जाएं तो एक नजर जरूर मार लीजिएगा। आपके ऑफिस में काम हो रहा होगा तब तो आपको पहले से ही पता होगा ये सब थोड़ी थोड़ी चीजें। फ्यूचर में आप कहीं सुन रहे हैं कि आपको ना टैक्सेशन का इंटरव्यू देना है, उसमें इंटरनेशनल टैक्सेशन का स्कोप है, फॉरेन रेमिटेंस होता है, तो सेक्शन 9, सेक्शन 195, DTAA सेक्शन 90, और एक बार ये नजर मार लीजिएगा। सिंथेसाइज्ड टेक्स्ट पे तो जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ एग्रीमेंट को कैसे देखा जाता है आप इस तरीके से आ सकते हैं वेबसाइट पे, कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा आपका। ठीक है सर, कैपिटल गेन टैक्स इंडिया में हम लोग पढ़ते हैं अपने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 45। अब देखिए आर्टिकल 13 गेन टैक्स बोलता है इसके लिए हम कोई नियम नहीं बनाएंगे, अपना लोकल लॉ के हिसाब से चलो। यानी जो इनकम टैक्स एक्ट कहता है उसके हिसाब से टैक्स कर दो, DTAA में कुछ भी नहीं है। अब US ने ये कह दिया, अब हम US एंटिटी का इंडिया में टैक्स लेंगे, अब वो अपनी कंट्री में जाके टैक्स क्रेडिट लेंगे। टैक्स क्रेडिट का भी नीचे पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं टैक्स क्रेडिट के बारे में ना, ये देखिए नीचे में अगर जाएंगे सबसे लास्ट में तो कहीं ना कहीं कोई पॉइंट होगा टैक्स क्रेडिट का भी। प्रोटोकॉल, टर्मिनेशन, एंट्री इन फोर्स, डिप्लोमेटिक एजेंट, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, मैप, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, रिलीफ फ्रॉम डबल टैक्सेशन, आर्टिकल 25। इसी के अंदर होगा कि हम कहा एग्जम्पशन देना चाहते हैं,
या कहां हम टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट फॉलो करना चाहते हैं, रिलीफ और आसपास में लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट्स अदर इनकम। अच्छा, हेड का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, इसमें इनकम के नाम लिखे होते हैं, किस तरीके की इनकम तुम्हें इंडिया से हो रही है या हमें यूएस से हो रही है। यूएस एंटिटी इंडिया से किस तरीके की इनकम अर्न कर रहा है, तो उसमें आर्टिकल बन गए डिफरेंट डिफरेंट। अब डायरेक्टर फी, अब हम लोग डायरेक्टर फी को कहां पढ़ते हैं, क्या तो आईओएस में या पीजीबीपी में जाता है, यहां पर एक आर्टिकल ही है डायरेक्टर फी को लेके। ठीक है, चलिए सर वो तो टर्म्स हैं, एग्जाम में सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, मैं तो बोला कि 5 मिनट आपका टाइम लगेगा, मैं आपको बता दूं। सर अगर कोई कंट्री कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट नहीं करना चाहती है तो लिमिटेड एग्रीमेंट भी कर सकते हैं 3-4 इशू पे, जैसे शिपिंग इनकम, एयर ट्रांसपोर्टेशन इनकम, तो यहाँ लिमिटेड एग्रीमेंट भी है। अब लिमिटेड मल्टीलेटरल एग्रीमेंट में क्या है, 4-5 कंट्री नेबर कंट्री, मान लो बांग्लादेश, नया म्यांमार और है ना भूटान और है ना इंडिया नेबर कंट्री हो गए। ठीक, ऐसे समझो ना कि इंडिया, बांग्लादेश, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद आपका नीचे थाईलैंड, ठीक है, मकाओ थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, और या फिर और भी नीचे जाते जाएं तो इंडोनेशिया हो गया। ये सब एक कॉर्नर में आ गए, अब ये आपस में मिलके एक एग्रीमेंट कर सकते हैं, एक सिंगल एग्रीमेंट 5-6 कंट्री मिलके, तो वो हो जाता है मल्टीलेटरल एग्रीमेंट। कभी कभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को, शिपिंग के बिजनेस को, एयरपोर्ट के बिजनेस को, एयर ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस, अब देखो एयर ट्रांसपोर्टेशन और शिपिंग बिजनेस 2 कंट्री तो इन्वॉल्व होगी, तो कम से कम उतने का ही तो एग्रीमेंट इंटर कर लो, सबका मत करो। तो डिपेंड करता है पर्पस क्या है एग्रीमेंट का, तो थोड़ा सा यहां से आप सर्च कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, सब कुछ मिलेगा आपको। आपको रूल्स में जाना चाहते हैं, देखिए एक्ट है, रूल्स है, बजट में जाना चाहते हैं, सर्कुलर नोटिफिकेशन में जाना चाहते हैं, इंटरनेशनल टैक्सेशन, एडवांस रूलिंग, डीटीडब्ल्यूए, एडवांस रूलिंग अगला टॉपिक है हमारा। ठीक, आप जैसे मैंने बोला था कि इंडिया में टीडीएस इंटरनेशनली विथहोल्डिंग टैक्स बोलते हैं, तो देखिए यहाँ पर वर्ड है विथहोल्डिंग टैक्स। तो सर ठीक है, अगर प्रैक्टिकली आप कहीं ऑफिस में काम करेंगे तो ये सब चीजें आपके काम आएंगी। जरूरी नहीं कि आप ट्रेनिंग में या जॉब में आप टैक्स में ही काम करो, लेकिन काम करते हो तो ये जो पोर्टल है वो आपका साथी है, ऐसे समझिए। चलिए सर एक बार इस पोर्टल के रेफरेंस को साइड करें, तो ये OECD का पोर्टल मैंने लिखा था www.oecd.org, इसमें आप जाएंगे तो आपको पता चलता है कि कौन कौन सी कंट्री मेंबर है। मेरे समय में जब मैं इंटरनेशनल टैक्सेशन में काम करता था तब 30 थी, आज के दिन 38 है। आपको पता चलेगा कौन सी कंट्री इसमें मेंबर्स हैं, कौन सी कंट्री इसमें पार्टनर्स हैं। और देखिए ये सिर्फ टैक्स में ही काम नहीं करती है, OECD क्लास में बच्चों को OECD का रेफरेंस आता है टैक्स की क्लास में, और किसी क्लास में नहीं आता। और टैक्स की क्लास में आता है तो बच्चों को लगता है क्या कि OECD इज अ कंट्री हु वर्क्स ओनली फॉर टैक्सेशन। ये देख लीजिए इसके टॉपिक्स, सर ये किसी भी टॉपिक पे काम कर सकती है, किसी भी टॉपिक पे काम करके जब ये रिपोर्ट बनाती है तो उसको इसके मेंबर कंट्री और दूसरे मेंबर्स, अराउंड 100 से ज्यादा कंट्रीज हैं जो इनको फॉलो करते हैं। इनके बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो हम लोग कर सकते हैं, इनमें प्लेसमेंट, नौकरियां, जॉब ये भी होती है। इनके काफी सारे महंगे महंगे होते हैं, लेकिन कोई इंडियन एंटिटी का कोर्स करना हो, जैसे मान लो 50,000 रुपए का, तो इसको करने के, इसके कोर्सेज करने में 3 लाख 4 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। ठीक है, काफी सारे इशूज देख रहे हो, इशूज आपके सामने दिख रहा होगा, कितने सारे टॉपिक्स पे ये बॉडी काम करती है। टैक्स तो इसका एक एरिया है, यहाँ पे टैक्सेशन, टैक्स पे काम करना इसका एक एरिया है। टैक्स में क्या काम करती हैं, तो जो ये मल्टीनेशनल कंपनियां आपस में मिलके टैक्स को चोरी करने की कोशिश करती हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है, ब्लैक मनी सर्कुलेशन को वर्ल्ड वाइड ये रोकती हैं। उसके बाद है ना जो टैक्स इवेजन्स हैं उन पर ये, उनको रोकने पर काम करती है ये बॉडी। इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली इंटर गवर्नमेंटल, ठीक है, गवर्नमेंटल, ये एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो बिटवीन द गवर्नमेंट, ये मतलब गवर्नमेंट इसके मेंबर है और वो लोग आपस में मिलके काम करते हैं। और बाकी और भी जो गवर्नमेंट्स इनके मेंबर नहीं है उनको ये लोग काफी सारी टीम में रखे हुए हैं। और भाई कभी कभी होता है ना, तुम डिसाइड करो हम तुम्हें फॉलो करेंगे, तो ऐसे ही है वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रियां जो इनको बोलती है तुम डिसाइड करो, तुम लीड लो, तुम लोग जैसा करोगे हम वैसा ही कॉपी पेस्ट करेंगे अपने लोकल डोमेस्टिक लॉ में। ऐसे चलता है ये। एनीवे, तो ये थोड़ा सा मुझे आपको बताना था ये।